प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे मानव अधिकार और नागरिक अधिकार। क्या? मानव अधिकार और नागरिक अधिकार। इन दोनों के संबंध में भी एग्जाम में किसी न किसी रूप में अवश्य ही प्रश्न पूछा जाता है। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर हमारे YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? नागरिक अधिकार और मानव अधिकार। अधिकारों के संबंध में मैंने उदारवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, इनसे संबंधित सभी सिद्धांत अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अधिकार का क्या अर्थ है, क्या विशेषताएं हैं, इसका क्या स्वरूप है, ये सब बातें मैंने आपको समझा दी हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यह बात तो स्पष्ट हो ही गई है पिछली क्लासों में, क्या अधिकार किसे कहा जाता है? यस, वास्तविक रूप में राज्य के द्वारा व्यक्तियों को जो सुविधाएं दी जाती हैं। कौन सी सुविधाएं? ऐसी सुविधाएं जिनसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो, है उसका आत्म विकास हो। ऐसी सुविधाएं और परिस्थितियां जब व्यक्ति को उपलब्ध करवाई जाती हैं तो वही अधिकार कहलाते हैं। पुनः दोहरा रहा हूं, वास्तविक रूप में व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का जब अध्ययन किया जाता है तो दो रूपों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। एक तो ये कि व्यक्ति को राज्य से क्या क्या प्राप्त होना चाहिए जिससे कि उसके व्यक्तित्व का विकास हो सके। तो जो जो प्राप्त होना चाहिए वो तो अधिकार कहलाते हैं, और व्यक्ति को राज्य के प्रति क्या क्या करना चाहिए वो इसके कर्तव्य कहलाते हैं। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में अधिकार राज्य के द्वारा व्यक्ति को दी जाने वाली वो सुविधाएं हैं जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। बाकी मैंने इसके ऊपर व्यापक रूप में इसका क्या तात्पर्य है इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप देखिएगा प्लेलिस्ट में। तो नागरिक अधिकार और मानव अधिकार, केवल ये दो बातें लेंगे आज हम। डियर स्टूडेंट्स, वास्तव में नागरिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो वास्तव में किसी व्यक्ति को राज्य का नागरिक होने के नाते ही प्राप्त होती हैं। अर्थात नागरिक अधिकार का जो स्रोत होता है वो नागरिकता होता है। मतलब वास्तविक रूप में यहाँ नागरिकता के आधार पर ही ये अधिकार दिए जाते हैं। एक व्यक्ति यदि एक राज्य का नागरिक है तो नागरिक होने के नाते उसको जो अधिकार दिए जाते हैं वो नागरिक अधिकार कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है, किसी राज्य के नागरिक को केवल नागरिकता के आधार पर प्राप्त होते हैं। क्या? नागरिक अधिकार किसी राज्य के नागरिक को केवल नागरिकता के आधार पर प्राप्त होते हैं जिन्हें कानून के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। मतलब मूल बात यहाँ ये है क्या कि जो नागरिक अधिकार होते हैं वो किसी भी राज्य के अंतर्गत नागरिक को केवल नागरिकता के आधार पर दिए जाते हैं। मतलब वास्तविक रूप में वह उस राज्य का नागरिक है, केवल नागरिक है, नागरिक होने के नाते ही उसे वो अधिकार दिए जाएंगे। यदि वह विदेशी है तो उसको भाई ये अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। यदि वह शत्रु राज्य का नागरिक है तो भी उसको ये अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। कौन से? नागरिक अधिकार। तो पुनः दोहरा रहा हूँ, नागरिक अधिकार किसे कहते हैं? नागरिक अधिकार किसी राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता के आधार पर दिया जाता है। यदि वह उस राज्य का नागरिक है तो नागरिक होने के नाते ही उसे ये अधिकार प्राप्त होंगे। अगर वह उस देश का राज्य का नागरिक नहीं है तो उसे वे अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। इसे कहते हैं नागरिक अधिकार। और नागरिक अधिकार का जो मूल स्रोत होता है वो होता है नागरिकता। अर्थात नागरिकता के आधार पर ही नागरिक अधिकार दिए जाते हैं। मानव अधिकार किसे कहते हैं? भाई वास्तव में मानव अधिकार वो अधिकार होते हैं जो किसी भी मनुष्य को मनुष्य होने के नाते ही दिए जाते हैं। केवल वो मनुष्य है, मनुष्य होने के नाते वो गरिमा से संपन्न है, सम्मान के योग्य है, मनुष्य होने के नाते वह अपने आप में साध्य है, मनुष्य किसी का साधन नहीं है। तो वास्तविक रूप में मनुष्य होने के नाते ही गरिमा से संपन्न है, सम्मान के योग्य है, इसे किसी भी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता। इस नाते मनुष्य को जो अधिकार दिए जाते हैं वो
मानवाधिकार कहलाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वह किसी राज्य का नागरिक है या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। वह मनुष्य है, मनुष्य है तो मनुष्य होने के नाते वो गरिमा से संपन्न है, और गरिमा से संपन्न होने के कारण उसको वास्तविक रूप में वो सभी अधिकार दिए जाएंगे जिससे उसकी गरिमा को सुरक्षित रखा जा सके। तो अतः आप ये कह सकते हैं कि मानव अधिकार का जो मूल स्रोत होता है वो विशेषकर व्यक्ति की गरिमा होता है, डिग्निटी, विशेषकर व्यक्ति की गरिमा होता है। यहाँ जो मानव अधिकार होते हैं वो वास्तव में व्यक्ति की गरिमा के आधार पर, क्योंकि मनुष्य होने के नाते सम्मान के योग्य, गरिमा से संपन्न है, इसलिए वास्तविक रूप में मानव अधिकारों का स्रोत क्या हो गया, व्यक्ति की गरिमा, और नागरिक अधिकार का स्रोत क्या होगा, नागरिकता। अर्थात नागरिक अधिकार नागरिकता के आधार पर दिए जाते हैं। यदि वह किसी राज्य का नागरिक है तो ही उसको नागरिकता, अर्थात नागरिकता के आधार पर नागरिक अधिकार दिया जाएगा। और मानवाधिकार यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसे किस राज्य की नागरिकता प्राप्त है, वह मनुष्य है, मनुष्य होने के नाते ही वह गरिमा से संपन्न है, और गरिमा से संपन्न होने के कारण उसे अधिकार दिए जाएंगे। अतः आप यहाँ फिर से दोहराएंगे कि मानव अधिकार का स्रोत गरिमा है और नागरिक अधिकार का स्रोत नागरिकता है। ठीक है, अब मैं एक एक बात को स्पष्ट करता हूँ। यहाँ नागरिक अधिकार से संबंधित मैंने मेरे प्यारे से प्यारे विद्यार्थियों के लिए 4 बिंदु तैयार किए हैं, और मानव अधिकारों के संदर्भ में 7 बिंदु तैयार किए हैं। और नागरिक अधिकार और मानव अधिकार को आप एक डायग्राम के आधार पर भी ठीक से समझ सकते हैं, जो कि मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को ठीक से समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, नागरिक अधिकार नंबर 1, पहली बात नोट कीजिएगा। आपको समझने में कतई दिक्कत नहीं है कि सारी बातें नोट कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल इजीली रूप में समझाऊंगा आपको। पहली बात क्या है, मैंने यहाँ लिखा है नागरिक अधिकार, ठीक है, और दूसरा पार्ट बनाया मानव अधिकार, अलग अलग ले रहे दोनों को। तो नागरिक अधिकार को समझे पहले, तो ध्यान दें, नागरिक अधिकार किसी राज्य के नागरिक को, किसी भी राज्य का, किसी राज्य के नागरिक को केवल नागरिकता के आधार पर प्राप्त होते हैं। मतलब केवल नागरिकता के आधार पर प्राप्त होते हैं। यदि एक व्यक्ति जिस राज्य में वह रह रहा है उसका नागरिक है तो उसे अधिकार दिए जाएंगे, बाकी यदि वह विदेशी है तो उसको अधिकार नहीं दिए जाएंगे, जिन्हें कानून के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। मतलब जो ये नागरिक अधिकार होते हैं जो कि मनुष्य को नागरिकता के आधार पर दिए जा रहे हैं, अर्थात उस व्यक्ति के पास उस देश की नागरिकता है, नागरिकता के आधार पर अधिकार दिए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में इन अधिकारों को कानून के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। ये ध्यान रखना आपको, कानून के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। दूसरा बिंदु, नागरिक अधिकारों का सिद्धांत। ये नागरिक अधिकार है, नागरिक अधिकारों का सिद्धांत कहेंगे इसको। नागरिक अधिकारों का सिद्धांत बहुमत और अल्पमत के जाति, लिंग, धर्म, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र आदि के आधार पर समान अधिकारों की सुरक्षा की मांग करता है। अब ध्यान दीजिए भाई, जो नागरिक अधिकार है ना, वास्तविक रूप में ये नागरिक अधिकारों का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि भाई अल्पमत और बहुमत में जाति, लिंग, धर्म, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र आदि के आधार पर किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोनों को ही, मतलब बहुमत और अल्पमत दोनों को ही समान रूप में अधिकार दिए जाएंगे। जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 2 बात होगी। तीसरी बात नोट कीजिएगा, इन अधिकारों में कानून के समक्ष समता। मतलब अब जो ये नागरिक अधिकार में कौन कौन से अधिकार आते हैं, तो इन अधिकारों में विशेषकर कानून के समक्ष समता। इन अधिकारों मतलब नागरिक अधिकारों में एक तो आता है कानून के समक्ष समता, मतलब कानून की दृष्टि में सभी समान होंगे। फिर चाहे वह अल्पमत है, बहुमत है, उसकी जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र कुछ भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। दैहिक स्वतंत्रता, मतलब उसके जो है विशेषकर हम ये कहेंगे कि उसके जीवन की सुरक्षा से संबंधित है ये। अगला है वाणी, विचार और आस्था की स्वतंत्रता होगी, अनुबंध की, समझौता की
अनुबंध की स्वतंत्रता होगी, संपत्ति का अधिकार होगा, इसी के साथ में व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता होगी। क्या बोला मैंने? व्यापार, आप नोट कीजिएगा, व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता होगी। स्वतंत्र रूप में विचरण करने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आएगा। इसी के साथ में सभा और सम्मेलन करने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आएगा। क्या? सभा और सम्मेलन करने का अधिकार भी नागरिक अधिकारों के अंतर्गत ही आएगा। तो मुख्यतः नागरिक अधिकारों के अंतर्गत ये अधिकार आते हैं और इन अधिकारों की व्यवस्था इस रूप में की जाती है, किस रूप में की जाती है कि कानून के द्वारा इनकी सुरक्षा की जाती है। चूंकि ये अधिकार केवल इसलिए व्यक्ति को दिए जा रहे हैं कि वह उस राज्य का नागरिक है। अगर वह नागरिक नहीं है तो उसे ये अधिकार नहीं दिए जाएंगे। नोट कीजिएगा। अगली बात, चौथी बात बहुत महत्वपूर्ण है। अल्पसंख्यक वर्गों को वंचित रखा जाता है। तो अब ध्यान देंगे, अब यदि मान लीजिएगा इन अधिकारों से अल्पसंख्यक वर्गों को वंचित रखा जाता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेत जो वर्ग था उसको जो है नागरिक अधिकार नहीं दिए गए थे, तो वहाँ पर जो आंदोलन किया गया था और उसके बाद में 1964 के अंतर्गत नागरिक अधिकार दिए गए थे। तो ध्यान देंगे, अल्पसंख्यक वर्गों को वंचित रखा जाता है। किससे? नागरिक अधिकारों से। यदि अल्पसंख्यक वर्गों को वंचित रखा जाता है तो भेदभाव के विरुद्ध, ये भेदभाव हो रहा है। भेद मतलब यहाँ मूल बात यह है कि भाई बहुसंख्यक जो वर्ग है उसको तो नागरिक अधिकार दे दी जाए, अल्पसंख्यक वर्गों को नागरिक अधिकार नहीं दिए जाए तो भेदभाव ही तो होगा। ये भेदभाव के विरुद्ध नागरिक अधिकार आंदोलन चला सकते हैं। जो जैसे अमेरिका में अश्वेत नागरिकों को लंबे समय तक नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। क्या लिखा है मैंने? जैसे अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेत नागरिकों को लंबे समय तक नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। अर्थात वहाँ वास्तविक रूप में जो श्वेत लोग थे, जो गोरे लोग थे, उनको ही जो है नागरिक अधिकार दिए गए थे, जबकि जो अश्वेत लोग थे, जो काले लोग थे, उनको जो है नागरिक अधिकार नहीं दिए गए। तो ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक वर्गों ने वास्तविक रूप में विशेषकर इस भेदभाव के विरुद्ध जो है आंदोलन चलाया और इस आंदोलन चलाने का परिणाम ये हुआ, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, आंदोलन चलाया गया लंबे समय तक और आंदोलन चलाया गया तो उसके बाद में वास्तविक रूप में आंदोलन चलाकर 1964 में लिखा, आंदोलन चलाकर 1964 में ये अधिकार प्राप्त कर लिए गए। मतलब 1964 के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत भी जो अश्वेत नागरिक थे उनको जो है ये नागरिक अधिकार प्रदान कर दिए गए। तो यहाँ कहने का मूल भावार्थ ये है कि अल्पसंख्यक वर्गों को यदि इन अधिकारों से वंचित रखा जाता है तो वास्तविक रूप में इस भेदभाव के विरुद्ध नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया जा सकता है, जैसे कि अमेरिका में चलाया भी गया है और 1964 के अंतर्गत अश्वेत नागरिकों को जो है नागरिक अधिकार प्रदान कर दिए गए। तो ये हो गया आपका नागरिक अधिकार। पुनः दोहरा रहा हूँ, नागरिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? यस, नागरिक अधिकार किसी राज्य के नागरिकों को केवल नागरिकता के आधार पर प्राप्त होते हैं। मतलब यदि वह उस राज्य का नागरिक है तो ही उसको यहाँ नागरिक अधिकार दिए जाएंगे, यदि वह उस राज्य का नागरिक नहीं है तो उसे ये अधिकार नहीं दिए जाएंगे और जिन्हें कानून के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसी बात को यहाँ तुलना के रूप में ले लेंगे। कैसे? अब मानव अधिकार लेते हैं, दूसरा पार्ट। अब अंतर देखेंगे दोनों में क्या है। देखो ध्यान दें, मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं, नोट कीजिएगा, मानव अधिकार, नोट करें, मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को केवल मनुष्य के नाते प्राप्त होने चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण बात है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, मानव अधिकारों में लिखें इसका अभिप्राय एक प्रकार से, मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को केवल मनुष्य के नाते प्राप्त होने चाहिए। मतलब वास्तव में ये अधिकार ऐसे अधिकार हैं, इससे ये कोई लेना देना नहीं है कि वह किस राज्य का नागरिक है, नहीं, किसी राज्य का वह नागरिक है या नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं है। वो मनुष्य है, मनुष्य होने के नाते वो गरिमा से संपन्न है, मनुष्य होने के नाते वह सम्मान के योग्य है, मनुष्य होने के नाते वह अपने आप में साध्य है, वह किसी का साधन नहीं है। इसलिए मनुष्य होने के नाते उसे किसी भी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता है। अर्थात वास्तविक रूप में यदि मनुष्य का किसी भी रूप में अहित किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में किसी भी रीति रिवाज, प्रथा, कानून का विरोध किया जा सकता है। वास्तविक रूप में सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को परिवर्तित किया जा सकता है, उसका विरोध किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति का हित किसी भी सूरत पर नहीं होने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य होने के नाते ही गरिमा से संपन्न है, सम्मान के योग्य है। मनुष्य होने के नाते ही
अपने आप में साध्य है, यह किसी का साधन नहीं है। राज्य, समाज, सरकार, कानून, प्रथाएं, रीति रिवाज, ये सब कुछ व्यक्ति के लिए साधन है। क्यों? क्योंकि इन सब का निर्माण मनुष्य ने अपने लिए किया है। मनुष्य का निर्माण राज्य समाज के लिए नहीं हुआ है, बल्कि स्वयं मनुष्य ने अपने हित के लिए राज्य और समाज का निर्माण किया है। ये इस आधार पर टिका हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इसका अर्थ क्या हो गया? मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को केवल मनुष्य होने के नाते प्राप्त होने चाहिए। यहाँ इसका नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है कि वह उस राज्य का नागरिक है या नहीं। वास्तविक रूप में मानवाधिकार का जो मूल स्रोत होता है वो व्यक्ति की गरिमा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य होने के नाते सम्मान के योग्य है। दूसरी बात, मानव अधिकारों का विचार क्षेत्र विस्तृत है। यस, नोट कीजिएगा, मानव अधिकारों का विचार क्षेत्र विस्तृत है। क्या मतलब हुआ? मानव अधिकारों का जो विचार क्षेत्र है वह नागरिक अधिकारों के विचार क्षेत्र से काफ़ी व्यापक है, विस्तृत है। क्यों? क्योंकि नागरिक अधिकारों का जो स्रोत होता है वो तो नागरिकता है। भाई, जिस मनुष्य को जिस राज्य के अंतर्गत वह रह रहा है उसकी नागरिकता यदि प्राप्त है, वहाँ का नागरिक है, तो उसे ये अधिकार प्राप्त होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। परंतु मानव अधिकारों के अंतर्गत वास्तव में मानव अधिकारों का स्रोत नागरिकता नहीं है, बल्कि मानव अधिकारों का स्रोत व्यक्ति की गरिमा है। जैसे मैंने यहाँ लिख भी दिया, गरिमा स्रोत व्यक्ति की गरिमा है, अर्थात मनुष्य होने के नाते ही गरिमा से संपन्न है। अब यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसे उस राज्य की नागरिकता प्राप्त है या नहीं, या वह विदेशी है या वह जो है शत्रु राज्य का व्यक्ति है, इससे कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में वो मनुष्य है बस। तो मनुष्य होने के नाते वो गरिमा से संपन्न है। तो यहाँ मानव अधिकार का मूल भावार्थ ये है कि मनुष्य होने के नाते ही गरिमा से संपन्न है, और इस आधार पर वास्तविक रूप में उसे जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो मानव अधिकार कहलाते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं दूसरे बिंदु में मानव अधिकारों का विचार क्षेत्र विस्तृत है। किससे? नागरिक अधिकारों से। क्यों? क्योंकि नागरिक अधिकारों का स्रोत नागरिकता है, जबकि मानव अधिकारों का स्रोत व्यक्ति की गरिमा है। व्यक्ति की गरिमा है। ठीक है, याद रखें, कंपटीशन पूछा जा सकता है। फिर से दोहरा रहा हूँ, नागरिक अधिकार का स्रोत क्या है? नागरिकता। भाई, यहाँ नागरिक अधिकार जो मिलते हैं ना, नागरिकता के आधार पर मिलते हैं। और जो मानव अधिकार, इसका स्रोत क्या है? व्यक्ति की गरिमा है। मतलब मनुष्य होने के नाते गरिमा से संपन्न है। अर्थात यहाँ फिर से दोहरा रहा हूँ मैं कि मनुष्यों को केवल मनुष्य के नाते ही ये अधिकार प्राप्त होते हैं। वह मनुष्य है, इस नाते ही उसे ये अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, तीसरा बिंदु, तीसरी बात, वास्तव में मनुष्य तर्क, बुद्धि या अंतरात्मा की प्रेरणा से, फिर से बोल रहा हूँ, तर्क, बुद्धि या अंतरात्मा की प्रेरणा से मनुष्य मात्र की विशेष गरिमा को मान्यता देता है। मतलब यहाँ मानव अधिकारों के संदर्भ में मनुष्य अपनी तर्क बुद्धि, अपनी अंतरात्मा से वास्तविक रूप में मनुष्य मात्र की विशेष गरिमा को मान्यता देता है। इसका मतलब क्या है कि भाई मनुष्य है, इस नाते उसे अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसमें नागरिकता का कोई रोल नहीं है, नागरिकता विषय से कोई लेना देना नहीं है। बस बात यह है कि वह मनुष्य है, और मनुष्य है तो वह गरिमा से संपन्न है, सम्मान के योग्य है। इस आधार पर उसे अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ऐसे जो अधिकार दिए जाते हैं वो मानव अधिकार कहलाते हैं। मतलब नाम से स्पष्ट, मानव अधिकार, वो मनुष्य है, गरिमा से संपन्न है, सम्मान के योग्य है, वो मनुष्य है, वो अपने आप में साध्य है, वो किसी का साधन नहीं है। इस नाते उसे जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो मानव अधिकार कहलाते। चौथा, नैतिक चेतना, सामाजिक चेतना जितनी विकसित, मानव अधिकारों का विचार क्षेत्र उतना ही विस्तृत होगा। ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई। किसी भी देश के अंतर्गत, किसी भी राज्य के अंतर्गत वास्तविक रूप में नैतिक चेतना, मनुष्य की नैतिक चेतना और सामाजिक चेतना जितनी ज़्यादा विकसित होगी, मानव अधिकारों का विचार क्षेत्र भी उतना ही विस्तृत होगा। मतलब सामाजिक चेतना और नैतिक चेतना जितना ज़्यादा विकसित होगी, मानव अधिकारों का विचार क्षेत्र उतना ही विस्तृत होगा। जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी कर रखा है, मानव, ये मानव अधिकार हो गए, मानव अधिकार, तो ये नागरिक अधिकारों से बहुत ज़्यादा व्यापक है, विस्तृत है। लेकिन डिपेंड किसके ऊपर करेगा? नैतिक चेतना और सामाजिक चेतना के ऊपर। नोट कीजिएगा ये चौथा बिंदु। पांचवा बिंदु है, मैंने ये विशेषकर आपके लिए तैयार किए जिससे कि मेरे प्यारे विद्यार्थी ठीक से समझ सकें इन दोनों को। पांचवा है, जिस समाज में जितने ज़्यादा मानव अधिकारों को
नागरिक अधिकारों के रूप में स्थापित किया जाएगा वह समाज नैतिक दृष्टि से उतना ही उन्नत माना जाएगा। कितनी महत्वपूर्ण बात है, नोट कीजिएगा। सारी बात क्लियर होगी अब इसमें। क्या, जिस समाज, कोई भी समाज हो, जिस समाज में जितने ज़्यादा मानव अधिकारों को, जितने ज़्यादा यहाँ ये जो मानव अधिकार है व्यापक है ना, विस्तृत है मानव अधिकार, नागरिक अधिकार इतना से अधिकार रखा है, मानव अधिकार में सारा का सारा है। तो चाहे कोई भी समाज हो, इस समाज में जितने ज़्यादा मानव अधिकारों को, ये मानव अधिकारों का जो अर्थ बताया मैंने, जितने ज़्यादा मानव अधिकारों को नागरिक अधिकारों के रूप में स्थापित किया जाएगा वह समाज नैतिक दृष्टि से उतना ही उन्नत माना जाएगा। मतलब चाहे किसी भी समाज का विश्लेषण कीजिएगा, किसी भी समाज के अंतर्गत जो मानव अधिकार होते हैं, क्या, जो मानव अधिकार होते हैं, उन मानव अधिकारों को वास्तविक रूप में जितना ज़्यादा नागरिक अधिकारों का रूप दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा, वह समाज नैतिक दृष्टि से उतना ही उन्नत होगा। क्योंकि नागरिक अधिकारों को कानून के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, जबकि मानव अधिकारों की ऐसी सुरक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए वास्तव में वह समाज श्रेष्ठ होगा, नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ होगा, नैतिक दृष्टि से उन्नत होगा, जिस समाज के अंतर्गत मानव अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक अधिकारों के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। ये नागरिक अधिकारों के रूप में स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कानून के द्वारा इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। ठीक है भाई, तो 5वां बिंदु नोट कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। छठा, नागरिक अधिकारों का स्रोत। अब ध्यान दें, यहाँ छठे बिंदु में 2-3 प्रश्न बन रहे हैं जो कि मैंने इसे पीछे संकेत भी कर दिया है। नागरिक अधिकारों का स्रोत नागरिकता का विचार है। अब ध्यान दें, नागरिक अधिकारों का स्रोत क्या है, नागरिकता का विचार है। मैंने यहाँ स्पष्ट भी कर दिया था कि भाई नागरिक अधिकारों का जो स्रोत है, नागरिक अधिकारों का जो आधार है वो नागरिकता है। मतलब उसी व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होते हैं जो व्यक्ति उस राज्य का नागरिक होता है। यदि उसका नागरिक नहीं है, वो विदेशी है, तो ऐसी स्थिति में उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। तो नागरिक अधिकारों का स्रोत क्या है, नागरिकता है। नागरिकता नोट कीजिएगा, नागरिकता का विचार है। परंतु मानव अधिकारों का विचार नागरिकता की सीमाओं से नहीं बंधा है। मतलब जो ये मानव अधिकार है, ये वास्तव में नागरिकता की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि वह मनुष्य उस राज्य का नागरिक है या नहीं, वह मनुष्य है। मनुष्य होने के नाते ही उसे अधिकार दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य होने के नाते गरिमा से संपन्न है, इस आधार पर उसे ये अधिकार दिए जाते हैं। तो मानव अधिकारों का स्रोत क्या हो गया, मनुष्य की गरिमा। मानव अधिकारों का स्रोत क्या हो गया, नोट कीजिएगा, मनुष्य की गरिमा, डिग्निटी। यस, ठीक है। तो नागरिक अधिकारों का स्रोत नागरिकता हो गया और मानव अधिकारों का स्रोत क्या हो गया, यस, मनुष्य की गरिमा। इसलिए मैंने लिखा नागरिकता की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। आप यहाँ भी देख सकते हैं ये मानव अधिकार बिल्कुल व्यापक है, विस्तृत है, जबकि यहाँ ये नागरिक अधिकार बिल्कुल जो है सीमित है। ठीक है। और फिर मैंने कहा कि वह समाज नैतिक दृष्टि से उन्नत होगा, श्रेष्ठ होगा, जिस समाज के अंतर्गत मानव अधिकार, मतलब जितने ज़्यादा मानव अधिकारों को वास्तव में नागरिक अधिकारों के रूप में रूपांतरित कर दिया जाता है, नागरिक अधिकार का दर्जा दे दिया जाता है, वह समाज उतना ही उन्नत श्रेष्ठ होगा। ठीक है, यस। 7वां है विदेशी जन, नोट कीजिएगा, विदेशी जन, जो विदेशी नागरिक हैं, विदेशी जन शत्रु देश के नागरिक, नोट कीजिएगा, शत्रु देश के नागरिक, किसी भी राज्य का जो शत्रु देश होता है उसके नागरिक, शत्रु देश के नागरिक, युद्धबंदी, युद्ध में जो बंदी बनाए गए, युद्धबंदी, नागरिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे इनको। अर्थात विदेशी जन, शत्रु देश के नागरिक और जो युद्धबंदी होते हैं उनको वास्तविक रूप में नागरिक अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं, जबकि मानव अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब चाहे वह विदेशी जन है, विदेशी नागरिक है, चाहे वह शत्रु देश का नागरिक है, चाहे वह युद्धबंदी है, ठीक है, उसको जो है नागरिक अधिकार तो नहीं दिए जा सकते हैं, लेकिन भाई वो मनुष्य है और मनुष्य होने के नाते वो गरिमा से संपन्न है, इसलिए उसे मानव अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। मानव अधिकार तो उसको देने ही पड़ेंगे। क्लियर, नोट कीजिएगा 7वां। इसके बाद मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में सारी बातें आ जाती हैं। क्या देखिएगा, मानव नागरिक, तो वास्तव में मनुष्य होने के नाते ही गरिमा से संपन्न है, सम्मान के योग्य है। इस आधार पर
उसे जो अधिकार दिए जाएंगे वो मानव अधिकार कहलाएंगे। इसके बाद हम किसी राज्य का वह मनुष्य नागरिक है या नहीं, अगर वह नागरिक है तो उसे वास्तविक रूप में नागरिक अधिकार दिए जाएंगे, अन्यथा उसे नागरिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ वास्तव में जो नागरिक अधिकार है इसका जो है विचार क्षेत्र बहुत सीमित है, जबकि मानव अधिकारों का विचार क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक है। नोट कीजिएगा, मानव, नागरिक अधिकार, इसके अंतर्गत राजनीतिक अधिकार, सामाजिक और आर्थिक अधिकार आ जाते हैं। तो व्यापक जो है मानव अधिकार है और नागरिक अधिकार बिल्कुल सीमित है। इसलिए यहाँ आप ये नोट करेंगे कि किसी भी समाज के अंतर्गत मानव अधिकारों को जितना ज़्यादा नागरिक अधिकारों के रूप में रूपांतरित किया जाता है या नागरिक अधिकारों की स्थापना की जाती है, वह समाज उतना ही उन्नत होगा। आप इस डायग्राम के माध्यम से ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नागरिक अधिकार और मानव अधिकार। मुझे पूरा विश्वास है आप नागरिक अधिकार और मानव अधिकार को ठीक से समझ गए होंगे। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा? इस बात के ऊपर होगा कि वास्तव में नागरिक अधिकारों का जो मूल स्रोत होता है वो नागरिकता होता है। क्या होता है? नागरिकता होता है। और नागरिकता की संकल्पना को अब हम ठीक से समझाएंगे कि आखिर ये नागरिकता है क्या चीज़। तो अगला लेक्चर नागरिकता के ऊपर ही होगा। मैं प्रत्येक लेक्चर को किसी न किसी रूप में क्रमबद्ध रूप में लेता हूँ, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और संपूर्ण राजनीति विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है मैं मेरे प्राण से प्यारे विद्यार्थियों को मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। आशा करता हूँ ये सभी बातें आप ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।